बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन जब ऑर्गेनिज्म की गई तो किन किन बातों को मद्देनजर रखा गया, उनकी टेक्सोनोमी क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है। तो हम आज जो बेसिक डिस्कशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिक्स पे करेंगे। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई, 1.6 मिलियन स्पीशीज जो थी वो रिकॉग्नाइज की गई वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें से 3/4 जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स थे। अगर हम ये स्टडी करते हैं कि कितनी किस्म के और किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या हैं, तो इसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक्स। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि स्टडी करते हैं काइंड की और डाइवर्सिटी की, ऑर्गेनिज्म की कितनी किस्म के हैं और किस किस तरह के हैं, उनका एवोल्यूशनरी लिंक कौन सा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। जब हम सिस्टमैटिकली उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर हम उनका नेमिंग करते हैं। नेमिंग सिस्टम को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। तो सिस्टमैटिक्स जस्ट रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन द बेस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंड टैक्सोनॉमी इज द नेमिंग सिस्टम। जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके फिजिकल करैक्टर, उनकी डिस्क्रिप्शन की बेस पर रिकॉग्नाइज करने के बाद जिस ग्रुप में रखते हैं उसे हम टैक्सा कहते हैं। जब हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, सिस्टमैटिकली उसकी नेमिंग कर ली, तो उसको एक खास किस्म के ग्रुप में रखते हैं जिसे हम टैक्सा कहते हैं। तो अब आपने देखा कि सिस्टमैटिक्स क्या थी और टेक्सोनोमी क्या। एक और टर्म आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज फाइलोजेनी। किसी की नस्ल का ओरिजिन देखना हो कि पहले तो हम स्टडी कर रहे थे सिस्टमैटिक्स में डाइवर्सिटी, काइंड, ऑल थिंग्स अबाउट द बेस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। लेकिन फाइलोजेनी में किसी भी रेस, किसी भी नस्ल का हम ओरिजिन देखते हैं और इसको एक खास किस्म के ट्री से इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम डिपिक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये एक ओरिजिन है ऑर्गेनिज्म का, इससे बहुत तरह के एंसेस्टर से डिसेंडेंट बने हैं, तो ये ओरिजिन है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें इस ट्री का ये बताता है कि ये एंसेस्टर है और ये सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं, और मोर रिसेंट डिसेंडेंट कौन से हैं, ये वाले इंसेस्टर होते हैं। बिफोर जो ऑर्गेनिज्म से पहले पाए जाने वाले, बिफोर जो पाए जाते हैं, और अनसेस्टर के बाद डिसेंडेंट हो जाते हैं जो अपने फोर फादर्स के बाद आते हैं। तो आप ये कह लें जो ओरिजिन, पेरेंटल ओरिजिन है, उसको हम इंसेस्टर कहते हैं। जो करंट ऑफ सफरिंग आते हैं उनसे हमारे पास, वो डिसेंडेंट कहलाते हैं। तो पेरेंटल जनरेशन जो होती है उसका ओरिजिन जो होता है एंसेस्टर कहलाता है, फोर फादर एंसेस्टर कहलाते हैं, और जो उनकी यंग बाद में जनरेशन होती है वो डिसेंडेंट कहलाते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम टेक्सोनोमिक हायरार्की डिफाइन डिफाइन की, डिफरेंट मॉलिक्यूलर अप्रोचेस को रिकॉग्नाइज किया हमने, और किंगडम बनाए, उनके डोमेन्स बनाए, मुख्तलिफ एनिमल सिस्टमैटिक्स की अप्रोचेस यूज की, जिसमें हमने एवोल्यूशनर सिस्टमैटिक्स को यूज किया, नोमेनक्लेचर सिस्टमैटिक्स को यूज किया, और फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स को यूज किया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमी हायरार्की क्या थी, मॉलिक्यूलर अप्रोचेस कौन सी हैं जिनकी बेस पे हमने किंगडम्स को डिफाइन किया है। तो कॉर्ल वुन लीनी, कैरोलस लीनियस, इसने काम किया, रिकॉग्नाइज किया डिफरेंट स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद इसने उनकी ग्रुपिंग की और बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज बना दी अपॉन द बेस ऑफ देयर शेयर करैक्टर्स, जो उसको फिजिकली लगे कि ये करैक्टर दो ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर करते हैं। जिस तरह के एक हाउस फ्लाई है वो अपना करैक्टर शेयर करती है बाकी फ्लाइज के पास, कि उसके पास भी पेयर ऑफ विंग है और बाकी फ्लाइज के पास भी उसके साथ जैसी जो है उनके पास भी पेयर ऑफ विंग है। तो उसने इन सबको एक ब्रॉड कैटेगरी में रख दिया। तो कोई भी ग्रुप जिसको एक पर्टिकुलर, हमने पहले भी बात की है, सेट ऑफ करैक्टर की बेस पे हम डिफाइन करेंगे और उसको ग्रुप बनाएंगे, उसको हम टेक्सोन या टेक्सा कहेंगे। तो कैरोलस ने बहुत सी स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद उनके टेक्सा बनाए। फिर कौन कौन सी हायरार्की जो थी वो डिफाइन की गई। इससे पहले भी बहुत सारा काम हुआ है, डोमेन से पहले भी कुछ कैटेगरीज आती थी, लेकिन फाइनली अब जो रैंक बनाए गए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 8 रैंक हैं, जिसमें सबसे बड़ा रैंक डोमेन कहलाता है, उससे छोटा रैंक किंगडम, उससे छोटा रैंक फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, एंड साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी contain द लास्ट टू रैंक्स, जीनस एंड स्पीशी। इसको जब कंबाइन करके हम लिखते हैं तो इसे हम उस स्पीशी का साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये डोमेन से क्या मुराद है, तो एक एग्जांपल है कॉमन सी,
कि हमारे पास डिफरेंट कलर के बॉक्स हैं जिसमें ब्लू हैं, येलो हैं, रेड हैं, पिंक हैं, तो हम कहते हैं कि इनको पहले सेपरेट कर दें इनके कलर की बेस पे। तो हमने उनको कलर की बेस पे सेपरेट कर दिया, कोई पिंक था, कोई येलो था, कोई ब्राउन था, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया, 3 बॉक्स बन गए। फिर ये इसकी मेन कैटेगरी है, लाइक एनिमल में जो ब्रॉड कैटेगरी है वो डोमेन है। फिर हम कहते हैं कि इन बॉक्स में जो कलर बॉक्स हैं हमने सेपरेट किए, इनमें और डिवीजन करें, इसमें देखें कि साइज के लिहाज से डिवीजन कर दें, मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का, लार्ज साइज का, तो फर्दर इसकी डिवीजन आ जाती है, तो और रिफाइन हो गया तरीका। फिर हम कहते हैं कि इसको पार्टीशन जो स्मॉल साइज के लिहाज से पार्टीशन की हुई है, इनको फर्दर हम किसी भी कैटेगरी पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हम ये उनकी रैंकिंग कर रहे हैं ताकि हमें उन्हें स्टडी करने में, हमें उन्हें ढूंढने में आसानी हो। इसी तरह साइंटिस्ट ने मुकाम किया और सबसे बड़ी कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स की बनाई जिसको डोमेन कहते हैं। फिर किंगडम बनाए, किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम जो मॉडर्न अब चल रहा है वो आप स्टडी करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम बनाए, फिर उसमें सब फाइलम बनाए, क्लासेस बनाई, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा बनाए, फिर स्पीशीज उनको डिफाइन कर दिया। तो ये सारी हायरार्की हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन, उसकी अपीयरेंस, उसके कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो हमने इसके लिए मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज को यूज किया, जिस तरह कि हमने कहा कि एक मस्का डोमेस्टिक का जो हाउस फ्लाई है उसके पास विंग है, बाकी फ्लाइज के पास भी विंग है, तो पेयर ऑफ विंग है, तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसकी मॉर्फोलॉजी देख के हमने उसको डिफाइन कर दिया, हम कहते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, तो ये एवोल्यूशनरी कोई ना कोई रिलेशनशिप रखती है, ये अपनी जेनेटिक्स को शेयर करती है। तो पहले जस्ट आर्बिट्रेरी हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के ही उनके टैक्सा बना दिया करते थे। एवोल्यूशनरी रिलेशन की बेस पर जो करैक्टर ड्राइव्ड किए, जो शेयर करैक्टर होते हैं जो आपको फोर फादर से मिलते हैं, मतलब कोई करैक्टर अगर शेयर किया गया मतलब फोर फादर में था, उसने आगे शेयर किया। तो ड्राइव करैक्टर होता है जो प्रोजनी बनती है, वो वक्त के लिहाज से अपने अंदर कोई नया करैक्टर डेवलप कर लेती है, और उसका वो नया करैक्टर जब अगली स्पीशीज में जाता है तो उसको कहते हैं ड्राइव्ड करैक्टर। तो इंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया एवोल्यूशनरी बेसिस पे। जिस तरह के आप इधर देखें कि हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में देखें कि हमने एक इंसेस्टर देखा इंसेक्ट्स का, तो हमने कहा कि ये इंसेस्टर है, इसके पास पेयर ऑफ विंग्स हैं, 4 विंग हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं। फिर इसके बाद हमने देखा डिप्टेरा में, लेपिडोप्टेरन्स में, कोलियोप्टेरन्स में भी विंग्स पाए जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली हमने कह दिया स्टडी की बेस पर कि इनका आपस में कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इस तरह की टेक्सोनोमी जो थी वो आर्बिट्ररी टेक्सोनोमी थी, मतलब आर्बिट्ररी बेस पे हम डिफाइन कर देते थे स्पीशीज को। बाद में इसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जो हम मॉर्फोलॉजी करैक्टर की बेस पर उनको डिस्टिंग्विश कर देते थे। तो अब आगे देखते हैं कि इसकी वजह से कुछ लिमिटेशन भी आई। बाज़ औक़ात जो कैटेगरी बनती थी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, वो रॉन्ग भी बन जाती थी। हमारी इंटरप्रिटेशन इतनी स्पेसिफिक नहीं रहती थी। तो इसके लिए हमें एक ऐसा निज़ाम चाहिए था जिसमें हम एक प्रॉपर डिफाइन करते और वो बिल्कुल फिक्स रहता। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक खास किस्म की कैटेगरी डिफाइन की कि स्पीशी के करैक्टर्स को डिफाइन किया अपॉन द बेस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी को नहीं, उन्होंने उनके मॉलिक्यूलर बेसिस को स्टडी किया। और नोमेनक्लेचर में उन्होंने नेमिंग के सिस्टम से निपटने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो मुतारफ करवाया। इस सिस्टम के मुताबिक जो स्पीशी होगी उसके दो नेम के दो पार्ट होंगे, एक उसका जेनरिक पार्ट होगा, जेनर जीनस, और दूसरा स्पीशी पार्ट होगा। जेनरा के नेम को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, और जो हमारा स्पीशी का नेम होगा उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और अगर इसको लिखते वक्त जब हम इसको लिखेंगे या तो अटैलिक करेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे। ये रूल था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। सिस्टम के मुताबिक अगर आप किसी को साइंटिफिक नेम डिफाइन करना चाहते थे, हमें इस सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन जो थे वो एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ नाम होते थे। जब साइंटिफिक कोई कन्वर्सेशन करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, दे डिडंट नो द टॉक अबाउट द ऑर्गेनिज्म।
जब हमने उनके नोमेनक्लेचर डिफाइन कर दिया इंटरनेशनली, तो फिर हमें पता चल जाता था कि होमो सैपियन है तो मतलब इंसानों की बात हो रही है, मस्का डोमेस्टिका है तो मतलब हाउस फ्लाई की बात हो रही है। तो अपने अपने इलाके में उसका जो भी नाम हो, इंटरनेशनली जो उसको नाम मिला है, उससे हमें बिल्कुल आइडिया हो जाता था कि अब जो डिस्कशन हो रही है वो किसकी बेस पे हो रही है। तो इस सारे काम को जो था वो इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने कंपाइल किया। इन्होंने जीनस को कैपिटल लेटर से लिखने का रूल बनाया और स्पीशी को लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल लेटर में लिखने का रूल बनाया, और या तो फिर इसको अटैलिक करना है या इसको अंडरलाइन करना है, जैसा कि यहाँ पे होमो सैपियन है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, इसको उन्होंने अटैलिक करके लिखा हुआ है। अगर अटैलिक नहीं करेंगे तो नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो और ये कि अगर हम इसको एब्रीवेट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक नेम को एब्रीवेट करेंगे, स्पीशी के नेम को एब्रीवेट नहीं कर सकते। जिस तरह होमो सैपियन है तो एच डॉट सैपियन आ सकता है, होमो डॉट एस नहीं आता, तो हम जेनेरिक नेम को एब्रीवेट करते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि नोमेनक्लेचर जो है किस तरह से प्रॉपर हमें गाइडलाइन देता है। यहाँ पे दो स्पीशीज हैं जो आपकी ये बुक में डिस्कस की गई है, नंबर 1 ह्यूमन एंड नंबर 2 डोमेस्टिक डॉग। तो आप देखें कि डोमेन दोनों का सेम है, यूकेरिया यूकेरिया। डोमेन से हमें पता चल गया कि ये यूकैरियोटिक हैं। किनगडम सेम है, एनिमेलिया। किनगडम से हमें पता चल गया दोनों एनिमल हैं। फाइलम से पता चल गया कॉर्डेट, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ये हाई क्लास वर्टिब्रेट्स हैं। क्लास मेमेलिया से हमें ये पता चल गया कि ये मेमेलियन है, ठीक है। और लेकिन बाद में डिस्टिंग्विश हो गई। ऑर्डर से हमें पता चला कि इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी, ये प्राइमेट है, ये कार्निवोरस है। ये होमिनिडाई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये कैनिडाई फैमिली से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि ये कार्निवोरस हैं। और इसका नाम होमो सैपियन है, होमो है, स्पीशी सैपियंस है, होमो सैपियंस कहलाता है, उसका नाम कैनिस ल्यूपिस है, कैनिस ल्यूपिस कहलाता है। तो जो आपकी क्लासिफिकेशन थी, आप उसको देख के ही उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट कर लेते थे। क्लासिफिकेशन ने एक ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के साथ साथ इस रैंकिंग ने उसको एक रिकॉग्निशन दी है। शॉर्ट कीवर्ड्स में हम देख सकते हैं कि ये चीज कौन सी है, इसका क्या ताल्लुक है। जहाँ जब यहाँ से मुझे पता चला कि जो डोमेस्टिक डॉग है ये कॉर्निवोरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो अंडरस्टूड बात है कि ये कॉर्निवोरस होगा। कोर डेटा से बिलोंग करता है तो अंडरस्टूड बात है कि इसमें नोटोकोड पाई जाती है, हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं। मैमेलिया से मुराद है कि ये मैमल्स हैं, यूकेरियंस हैं, एनिमल्स हैं। तो नोमेनक्लेचर ने शॉर्ट की हेल्प से हमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिफाइन करने में हेल्प की। जिस तरह के हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे कि जो क्लासिकल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर ये कह देते थे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिक बेसिस को शेयर करते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स की बेस पे हम कह देते थे कि ये करैक्टर शेयर करता है। इसको अब आर्बिट्रेरी इससे थोड़े से मसले मसाइल हुए थे। हमें ये मसला हुआ था कि बाज़ औक़ात हमारी जो इंटरप्रिटेशन थी वो रॉन्ग हो जाती थी। तो इससे निपटने के लिए जो मुतारफ़ करवाई गई वो मॉलिक्यूलर अप्रोच टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। मॉलिक्यूलर अप्रोच ने हमारी किस तरह हेल्प की? मॉलिक्यूलर अप्रोच की बदौलत हमने रिकॉग्नाइज़ किया कि कौन-सी जीन, कौन-सी प्रोटीन बनाती हैं, कौन-कौन सी प्रोटीन है जो थ्रू आउट किसी ऑर्गेनिज्म में चलती आ रही हैं, मतलब रिजर्व हैं। डीएनए की नाइट्रोजन बेसिस की सिमिलैरिटी को डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से किस तरह मुख्तलिफ है या सिमिलर है। जीन और प्रोटीन एक दूसरे एनिमल्स की किस तरह रिलेटेड है आपस में। सीक्वेंसिंग ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंसिंग से मुराद है, हमने देखा इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर किस तरह अरेंज हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में एक बात बताती चलूं कि ये एक मैटरनल ऑर्गेनेली है। इसको हम मैटरनल ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहते हैं कि चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ मदर सेल से पास होती है, पैरेंटल में से ये सिर्फ मैटरनल ऑर्गेनेली है। तो इससे हम उसका मैटरनल लिंक देख सकते हैं, लीनेज देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो टेक्सोनोमी में एक की करैक्टर के तौर पे काम करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने को किसी भी ऑर्गेनिज्म के मैटरनल कैरेक्टर्स को।
फिर इसके बाद जैसे ही नोमेनक्लेचर का मसला सॉल्व हो गया, बहुत सी मेडिकल मॉलिक्यूलर अप्रोचेस यूज़ की गई। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में जो सबसे हाईएस्ट और यूज़फुल टेक्निक अप्रोच यूज़ की, वो राइबोसोमल आरएनए की स्टडी थी। हायरार्की में राइबोसोमल आरएनए की स्टडी ने बहुत हेल्प किया। हाईएस्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन इसकी स्टडी के बाद हुई, क्योंकि राइबोसोम्स जो थे वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली भी है और प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में भी हैं, प्रोकैरियोट्स में भी है। तो जब हमने राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया तो हमें बहुत सारा डाटा मिला। एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए के बारे में पता चला, ये किस तरह कंजर्व रहा है स्पीशी टू स्पीशी। एक्सीलेंट फॉर स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ अर्ली लाइफ, जो पहले की लाइफ थी उसके बारे में जानने के लिए इसने हमारी बहुत हेल्प की। एवोल्यूशनरी बेसिस में हमें पता है कि सबसे पहले क्या होती है, रेप्लिकेशन डीएनए जब होती है तो उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, तो अब मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो प्रोटीन में राइबोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो राइबोसोम की प्रिजर्वेशन थी ऑर्गेनिज्म के किसी भी लिंकेज में, तो वो हमें बताती थी उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। और ये एक मॉलिक्यूलर बेस पर रिलेशनशिप बताया जा रहा है, किसी आर्बिट्रेरी बेस पर नहीं बताया जा रहा। एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन मतलब जनरा स्पीशी टू स्पीशी सेव रहने का जो अमल था, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो थे उनके राइबोसोमल आरएनए आपस में ज्यादा मिलते थे, उनके सीक्वेंसेस एंसेस्टर से ज्यादा मिलते थे, और जो डिस्टेंटली रिलेटेड थे वो थोड़ा कम सिमिलर थे एज कंपेयर टू क्लोजली रिलेटेड। तो राइबोसोमल आरएनए की स्टडी से हमें ये भी पता चला कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं इसमें हमने स्टडी की बेस पर डिफरेंट जो है वो डोमेन्स बनाई फिर ऑर्गेनिज्म की। जब हमें उस मॉलिक्यूलर बेस पे हमने किस किस को स्टडी किया, डीएनए को, प्रोटीन को, जीन को, आरएनए को। जब हमने इसको मॉलिक्यूलर बेस पे स्टडी कर लिया तो अब हमने इसकी कैटेगराइजेशन शुरू कर दी। तो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो डोमेन की है। तो डोमेन एक्चुअली 3 डोमेन बेसिक पाई जाती हैं। लेट लेट मी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ ट्री। ये आप देखें कि ये एक ट्री है जिसमें कॉमन ओरिजिन जो है वो शो करवाया गया। कॉमन ओरिजिन से 3 टाइप के डोमेन ओरिजिनेट हुए हैं। डोमेन यू बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया का डोमेन है, ये ट्रू बैक्टीरिया इसमें पाए जाते थे। यू मीन ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इनटू द यू बैक्टीरिया। तो इसके बाद आ जाते हैं डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया में आर्कियो बैक्टीरिया आ जाते थे, जो हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर रहे थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ के वक्त ये हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करने वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। इसके बाद एक थर्ड डोमेन है जिसका नाम है यूकेरिया। तो यूकेरिया में हाई क्लास यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए, जिसमें एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी, 6 प्रोटिस्ट्स के सब ग्रुप आ जाते थे, और क्रिप्टोमाइकोटा। क्रिप्टोमाइकोटा जो है वो फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। ये डिफरेंट भी है फंजाई से, और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी फंजाई से कुछ हद तक मिलते हैं। ये अपने करेक्टर फंजाई के साथ शेयर करता है, इसलिए इसको डोमेन यूकेरिया में रखा जाता है। तो बेसिकली जो हमने मोलिक्यूलर बेस की स्टडी की, उसकी बेस पर हमने 3 डोमेन बनाए। डोमेन यू बैक्टीरिया जिसमें ट्रू बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, डोमेन आर्किया जिसमें आर्कियो बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, डोमेन यूकेरिया जिसमें ट्रू ऑर्गेनिज्म जो हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो ये तीनों की तीनों डोमेन्स जो थी ये बेसिक कैटेगरी है। इसके बाद हमने 5 किंगडम बनाए। किंगडम के बाद फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, सारी रैंकिंग आती गई। तो ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी में मतलब जो टेक्सोनोमी ट्रेडिशनली हमने बिल्ड की थी उसमें हम अज्यूम करते थे कि जीन्स जो हैं वो वर्टिकल ट्रांसफर होती हैं। अगर कोई जीन विद इन स्पीशी, विद इन जनरेशन एक ही स्पीशी के अंदर ट्रांसफर होने वाले जीन को वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं, और मुख्तलिफ ओरिजिन में मुख्तलिफ स्पीशीज में जो जीन ट्रांसफर होती चली आ रही हैं उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। विद इन स्पीशी जीन ट्रांसफर जो है वर्टिकल जीन ट्रांसफर है, और जो बिटवीन टू डिफरेंट लीनेज के स्पीशीज के दरमियान में जो जीन ट्रांसफर है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहलाता है। तो इसका बेसिक डिफरेंस ही ये है कि
वर्टिकल जीन ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ सफरिंग, जस्ट पेरेंट से ऑफ सफरिंग के दरमियान जो ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है उसको वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो जीन ट्रांसफर है इज द मूवमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म टू द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इट्स ऑफ स्प्रिंग, जो उसके ऑफ स्प्रिंग नहीं है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो है वो उसके ऑफ स्प्रिंग्स में इंक्लूड नहीं। तो हम बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया हो तो वर्टिकल जीन ट्रांसफर से मुराद है जनरेशन में ही ट्रांसफर होना विद इन स्पीशी, और उसको कहते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। और जो एविडेंस जीन्स ट्रांसफर होने के हो फ्रॉम स्पीशी टू अदर स्पीशी, बिटवीन स्पीशी हो, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो जो वर्टिकल जीन ट्रांसफर है वो मटेरियल का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। इन कॉन्ट्रास्ट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो होता है वो मूवमेंट होती है जेनेटिक मटेरियल की फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म टू द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इट्स ऑफ स्प्रिंग, वो उसका ऑफस्प्रिंग नहीं होता। तो जो डिफरेंट स्पीशी में जीन का ट्रांसफर है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। जिस तरह के भी आपने पीछे एक ट्री डायग्राम देखी थी, तो ट्री डायग्राम में जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली शो कर रही हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बिटवीन दीज थ्री डोमेन्स, बिटवीन दीज किंगडम्स। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है और वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है ऑर्गेनिजम्स में। ये आपके बुक में छोटी सी दो डेफिनेशंस थी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। तो लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको की टर्म्स हैं जो रिगार्ड आपके लेक्चर के इंपॉर्टेंट थी। मोलेकुलर क्लॉक, जीन्स जो इवॉल्व होती हैं कांस्टेंट रेट ऑफ टाइम पे, उसको ऑब्जर्व करने को हम मोलेकुलर क्लॉक कहते हैं। ऑब्जर्वेशन दैट सम रीजन ऑफ द जीन इवॉल्व एट कांस्टेंट रेट। हम जब ओरिजिन स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बेस पे तो हमें स्टडी के दौरान पता चलता है कि एक जीन जो है वो कांस्टेंट रेट ऑफ टाइम पे इवॉल्व हुई है, तो इसको हम मोलेकुलर क्लॉक कहते हैं। तो दूसरी रही बात व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है? टू और मोर डिस्टिंक्ट स्पीशीज शेयर ट्रेट नॉट ड्यू टू देयर कॉमन इंसेस्टर। अगर दो स्पीशीज अपने ट्रेट को शेयर कर रही हैं और इनका इंसेस्टर कॉमन नहीं है तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। लाइक एक बैट है, बैट क्या है? बैट एक्चुअली है मैमल, तो इसका ओरिजिन कुछ और है, इसका कॉमन इंसेस्टर कुछ और है। तो दूसरे हैं बर्ड्स, तो बर्ड्स एक्चुअली क्या है? बर्ड्स हैं एवियंस, एवीज क्लास से बिलोंग करते हैं, ये क्लास मैमिलिया से बिलोंग करती है, ये एवी क्लास से बिलोंग करती है। तो इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट है, लेकिन इनमें कॉमन करेक्टर कौन सा पाया जाता है? बैट के भी विंग्स होते हैं, बर्ड्स के भी विंग्स होते हैं, बैट भी फ्लाई करते हैं, बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं। तो ये तो है इनके कॉमन करेक्टर, कॉमन करेक्टर पाए जाते हैं लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जन। डाइवर्जेंस क्या होता है? टू और मोर स्पीशीज डाइवर्ज फ्रॉम द कॉमन इंसेस्टर, जो स्पीशी करेक्टर शेयर कर रही हैं उनका इंसेस्टर भी कॉमन ही हो। जिस तरह के यहाँ पर एक आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये इनका है कॉमन इंसेस्टर और ये इनके हैं कॉमन करेक्टर। तो इसमें जो कॉमन करेक्टर हैं वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से शेयर हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये डाइवर्जेंस हुई है। और बैट में और बर्ड्स में जो प्रोसेस हुआ है उसमें दोनों के जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो डिफरेंट हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। तो फिर दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि कन्वर्जेंस एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें जो शेयर किया गया करेक्टर है उसमें एंसेस्टर सेम नहीं होते। डाइवर्जेंस वो प्रोसेस है जिसमें शेयर किए गए करेक्टर में जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं वो कॉमन है, ये एक ही इंसेस्टर्स के आगे ये करेक्टर पास हुआ है, तो ये हुई है डाइवर्जेंस। और जो बैट और बर्ड का मामला है ये हुई है डाइवर्जेंस। तो सॉरी, बैट और रैट में हुई है कन्वर्जेंस। तो आई होप सो डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, मोलेकुलर बेसिस की स्टडी, टेक्सोनोमी, व्हाई वी नीड टेक्सोनोमी, हमें टेक्सोनोमी की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी पहचान देने के लिए, उसके साइंटिफिकली उसको डिफाइन करने के लिए हमें सारी चीजों की, सारी स्टेप की रैंकिंग की जरूरत पड़ी है ताकि उसकी पहचान को हम बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकें और उससे फायदा उठा सकें।
आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दौरान हमें किन-किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। किसी भी डेफिनेशन में कोई मसला हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।